सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर और बहुत बहुत बधाइयाँ हैं आप सभी को आपका जेआरएफ नेट क्लियर करने के लिए। और आप सबको चीयर अप करते हुए बताना है कि कैसा लग रहा है आपको आपका जेआरएफ और नेट क्लियर करके। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके जो खुशी है वो तो सभी के चेहरे पर दिख रही है, लेकिन ये अचीवमेंट जो है आपका पहला पड़ाव है, जिस पड़ाव को लेकर के आप आने वाले टाइम में अपना आगे बढ़ेंगे। और ये अचीवमेंट जो है ये यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल रहा है वो पीएचडी मेंटोरशिप का भी मिल रहा है। आपको इसके माध्यम से जो पीएचडी के रिगार्डिंग आपके जो भी सवाल हैं वो सब हमारी दिग्गज फैकल्टीज़ यहाँ पर बैठी हैं, उन सभी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके जो आपका इंटरव्यू होगा, आपका जो रिसर्च प्रपोजल आप बनाएंगे उसके रिगार्डिंग आपके जो भी सवाल होंगे, किस यूनिवर्सिटी में आपके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग आपका जाना बनता है, आपको जाना चाहिए, आपका मन है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके सवाल हैं मन में उन सभी के जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हुए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और मैं अनुरोध करूँगी प्रद्युम्न सर से कि अभी हमारे इस गेट टुगेदर को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते बिकॉज आप लोग भी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो सीधे क्वेश्चन राउंड पे स्टार्ट करते हैं। बाकी वैसे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि पीएचडी मेंटरशिप गाइडेंस के लिए एक प्रॉपर एक हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी बना रखा है जहाँ पे प्रॉपरली क्लासेस हुई है, तुलिका मैम, प्रीति मैम ने, और स्पेसिफिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस भी आपकी हुई है। सो उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कंसर्न आपको है जो रिसर्च प्रपोजल से या एनीथिंग काइंड ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन और एनीथिंग रिलेटेड टू पीएचडी, सो वो वन बाय वन आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली माइक पास करते जाएंगे हम लोग। Actually, sir, I am 28 years old. Okay. Right now, I have cleared JRF this year, and meanwhile, I am preparing for UPSC. My main destiny is to be in a part of bureaucracy. But along with, I just want to just keep a plan B in the form of PhD and assistant professor as a plan B actually. बट उसमें सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसके साथ साथ टाइम को कैसे मैनेज करना होगा मुझे, ताकि ये मेरा मेन गोल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचे। सो मेजरली इसका मैं शॉर्ट में आपको बस बता देता हूँ। देखिए अगर हम फॉर एग्जांपल जेआरएफ आपका हो रखा है, अगर पीएचडी एडमिशन की बात करें सो हार्डली इट विल टेक 2 और 3 months ऑफ डेडिकेशन। ओके, आपका जो भी गोल है यूपीएससी वगैरह उसमें अब डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में बिकॉज इट टेक्स डेफिनेटली टू मच अमाउंट ऑफ टाइम। सो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं 2-3 महीने लगा दीजिए जहाँ पे भी एडमिशन मिल रहा है। आई वोंट से कि लुक फॉर द बेसिकली एनी लाइक हाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक डीयू और जेएनयू, जहाँ पे भी आपको एडमिशन मिले, इवन इन योर स्टेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज जेआरएफ सब जगह वैलिड होगा। आपका मेन टारगेट हाँ पीएचडी करना, दैट इज योर प्लान बी। सो आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट उसमें मत कीजिएगा कि पीएचडी मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का ही वेट करो। जहां आपको चांस मिले पीएचडी ज्वाइन कीजिए और अपना पीएचडी एडमिशन आपको इजीली मिल जाएगा, अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज में मिल सकता है, तो वहां से उसके बाद फिर क्या आपका पीएचडी चलते रहेगा, साथ साथ में पैरेलली आप अपनी प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। सो वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आई वुड से कि उसमें टाइम आपका है ना, बिकॉज सिविल्स की अगर आप प्रिपरेशन करें तो इट टेक्स टू मच अमाउंट ऑफ टाइम, और फिर वो पीएचडी में भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे भी नहीं, तो इससे बेटर ये है। और स्पेशली अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो वहाँ पे तो रेगुलर अटेंडेंस चाहिए, तो उसके साथ तो सिविल्स की प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं, तो फिर वो प्रीफर्ड रहेगा स्टेट यूनिवर्सिटीज वगैरह में ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली सर मैं वर्किंग रहने के साथ पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी का जानना चाह रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या रहता है और कैसे कंट्रीब्यूशन मतलब प्रोफेसर की जर्नी में इसका होता है, तो मुझे एक्चुअली उसका नॉलेज चाहिए थोड़ा। वर्किंग फुल टाइम पीएचडी में इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अगर जेआरएफ अवेल करना है तो देन यू हैव टू गो फॉर फुल टाइम पीएचडी, और अगर मान लीजिए आपका नेट क्लियर है तो देन यू हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी बेसिकली उनके लिए जो वर्किंग है, तो आप लोग अगर आप में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो दे डोंट प्रेफर लीविंग द जॉब, सो ऐसे केसेस में दे प्रेफर टू गो फॉर पार्ट टाइम। बट इफ एनी वन ऑफ यू इज़ अ जेआरएफ होल्डर देन आई थिंक यू शुड नॉट टेक अ सेकेंड थॉट, आपको फुल टाइम पीएचडी ही करनी है। So this is the difference, and there is a difference of 1 year. तो it's like 3 years for full time, जितना टाइम आपको मिनिमम दिया जाता है, like 3 years में आप कंप्लीट कर सकते हो। For part time it's 4 years. So this is one another difference. बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 6 month का जो होता है वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम वो करना ही होता वो है? कोर्स वर्क वो दैट इज कंपल्सरी फॉर बोथ द केसेस, एंड मोस्टली यूनिवर्सिटीज वो जॉइंटली कराते हैं वीकेंड्स पे, ताकि फुल टाइम एंड पार्ट टाइम साथ ही कोर्स वर्क अटेंड कर पाए। तो वो दैट इज अ कंपल्सरी पार्ट, यू हैव टू डू इट। मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी है, मतलब पॉइंट इज कि द 2 reasons आर, वन इज जेआरएफ एंड अनदर वन इज द वर्किंग पार्ट।
अगर आपकी अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम उसको छोड़ के करें। बट ये होता है कई बार आपकी जॉब, मान लीजिए इफ़ यू आर अर्निंग लेस, बिकॉज फेलोशिप अमाउंट भी मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन द टू। Plus, every university does not allow to pursue part-time or PhD. So, before enrolling yourself, you have to check this out. प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखे थे काफ़ी, तो वो सारे हाँ, लगभग तो वही allow आपको करते हैं। पहले ये चीज़ें इंश्योर करना पड़ेगा। अदरवाइज एक बार क्या होता है, एनरोलमेंट होने के बाद में फिर गो फॉर दिस थिंग्स, तो फिर वो बाद में डीरजिस्ट्रेशन वगैरह का बहुत इशू हो जाता है, बिकॉज दैट वुड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपको वो पहले इंश्योर कर लेना कि कौन सी यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम करा रही है या कौन सी नहीं इसमें कराती मैंने है। अमेठी, शारदा, इन सब का देखा ये था। सब करा रहे हैं, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज़्यादा होंगी उसमें। 95% यूनिवर्सिटीज़ आपके दोनों रन करते हैं। इट्स फ्यू ऑफ दोज, अगर आप पहले जैसे मैम ने कहा एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए, उनके ब्रोशर्स में मेंशन होता है, सो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर लीजिए। मेरा नाम निखत है एंड मेरा JRF क्वालिफाइड है एंड ये मेरा पहला है और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री से PG है और मुझे आइडिया भी नहीं है टॉपिक का कि किस टाइप के टॉपिक्स आजकल ट्रेंड में है या ट्रेंडी है और मुझे किस टाइप के टॉपिक्स पिक करने चाहिए अपने साइनॉप्सिस के लिए और किस पे वर्क करना चाहिए, तो मुझे इसका पूछना था। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी हैविंग दिस डाउट कि शुरुआत कैसे करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में पता नहीं होता है, रैंडमली रिसर्च प्रपोजल बना के यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, रिजेक्ट होके आ जाते हैं, फिर पूछते हैं कि सर हमारा क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जा रहे हो ना, आपको ना वहाँ पे देखना होता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो किस फील्ड के अंदर स्पेशलाइज कर रहे हैं। आप रैंडमली कोई टॉपिक लेके चले जाओगे, वो वहीं पे रिजेक्ट करके भेज देगा। फॉर एग्जांपल आप जामिया से हैं, अभी हमारी बात भी हुई थी, तो आप जामिया में ना वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनका फील्ड देख लीजिए किस पे वो स्पेशलाइज्ड है, और वो इजीली मिल जाता है। आप जामिया की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वहाँ पे उनके फैकल्टी के बारे में पढ़ोगे, उनका CV भी आपको दिख जाएगा। इवन ये भी दिख जाता है कि उन्होंने कौन से PhD स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है, उनके टॉपिक्स भी आपको दिख जाएंगे। तो वहाँ से एक आपको आइडिया मिल सकता है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर कैसे रिसर्च आपको करनी है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसा एरिया होना चाहिए जो कि ना रिसर्च हो, उसके ऊपर कोई रिसर्च हुई ना हो, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। शुरुआत कैसे करनी है, आप ये सोच रहे कि सर शुरू कैसे करूँ हाँ, ये ठीक है? सबसे बड़ा हर्डल है कि शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखिए कि आपको कहाँ पे रिसर्च करना है। ओके, तो पहले तो वो चीज़ आती है। फिर उसके बाद आप जे स्टोर पे पढ़िए, जे स्टोर्स पे आर्टिकल्स होते हैं, EPW के आर्टिकल्स होते हैं, वहाँ से फुटनोट्स उठाना शुरू कर दो। ये थोड़ा सा प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है। आप ये मत सोचेंगे कि मैं 1 हफ्ते के अंदर मेरा रिसर्च प्रपोजल रेडी, वो होगा ही नहीं। इसमें 1 महीना 1.5 महीना आराम से जाएगा, और आपको ना पूरा दिन में काम करना पड़ता है। आप 6-7 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो, अलग अलग सोर्सेज, EPW आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, जे स्टोर पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, वहाँ से फुटनोट्स निकाल रहे हो, फिर उनकी किताबों को पढ़ रहे हो। जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपके दिमाग के अंदर चीजें आनी शुरू हो जाती है कि अच्छा ये गैप है। इवन मैं अगर एक द हिंदू का आर्टिकल पढ़ लेता हूँ ना, तो मेरे को वहाँ पे आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये तो गैप है, यहाँ पे तो रिसर्च हो सकती है। तो जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करते हो, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई आना शुरू हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे गैप्स है और मैं यहाँ पे रिसर्च कर सकती हूँ, और उसके ऊपर आपको सोर्सेज फर्दर पढ़ने पड़ेंगे। वहीं से आप प्राइमरी सोर्सेज कलेक्ट करो, सेकेंडरी सोर्सेज कलेक्ट करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप जाना चाहते हो ना, वहाँ पे चेक कर लेना कि जो प्रोफेसर्स हैं क्या वो उस एरिया पे स्पेशलाइज करा रहे हैं। ओके, इवन चले भी जाइए, आप जामिया है, जामिया बराबर में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए उनसे, ठीक है। चांसेस आपके बढ़ते हैं इससे। मैं ये नहीं बोल रहा कि चांसेस मतलब आपका हो ही जाएगा, बढ़ेंगे जरूर चांसेस। आपको प्रोफेसर्स वो देखना शुरू कर देंगे, एंड वो उन्हीं को ही लेते हैं जो उनसे बात कर रहा होता है, ठीक है। बहुत ही ईमानदारी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो उनसे बात कर रहे होते हैं वो उन्हीं को ले रहे होते हैं, ठीक है। आप बिना बात किए, बिना उनसे कुछ चेक कराए जा रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, ले गई नहीं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में यही हो रहा है। यस, मतलब जैसे सर ने बताया, जो भी आपका टॉपिक आपने सेलेक्ट करा है, मतलब इंटरेस्ट एरिया, उससे जुड़े हुए एटलीस्ट 5 से 6 आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करो, स्टडी करो। बिकॉज जामिया के प्रोफेसर्स पे फर्स्ट इम्प्रेशन, जामिया के XYZ जो भी आपकी गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वंस यू गो देम टू मीट, तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए आप किस एरिया में काम करो, नॉट द स्पेसिफिक टॉपिक बट एटलीस्ट द एरिया यू शुड बी नोइंग। एंड उससे जुड़े हुए कुछ पेपर्स पे पढ़ लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो गया है और क्या नहीं हुआ है। एक लार्जर थीम लेके चलो, वो नैरो डाउन पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उसको नैरो डाउन किस तरीके से करना है, क्या टॉपिक लेके जाना। और इवन आप प्रोफेसर के पास भी जाते हो तो प्लीज क्लैरिफाई विद 4 और 5 टॉपिक्स। अब क्योंकि आप किसी को जाके बोलोगे कि सर मैं इस थीम पे काम करना चाहती हूँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको बैठ के बताएगा कि ये सब टॉपिक चूज करो या ये। तो आपको पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करके 4 से 5 टॉपिक आप लेके जाओगे। सर ये लार्जर एरियाज है, मुझे इसमें ये गैप नजर आता है, तो मैं इसमें रफ आइडिया, हाँ कितना स्कोप है, रफ ही आइडिया, मतलब कि इसमें मुझे ये स्कोप नजर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा गाइड कर दो। ऐसे करके आपको जाना है, ऐसे नहीं कि लार्जर थीम लेके और जाके तो कोई ऐसे कोई गाइड नहीं करेगा। कि आप अगर बहुत बड़ा एक वाइड अगर टॉपिक लेकर के जाते हैं तो उस पे बहुत सारे
पॉइंट्स निकलते हैं, उसमें से आपको सब पॉइंट्स अपने बना करके ले जाने हैं। उन सब पॉइंट्स से कि उनका रिलेवेंस क्या है, आज के समय में उनकी आवश्यकता क्यों आप उस पर रिसर्च करना चाहते हो, और आपका इंटरेस्ट क्या है और उसका यूज क्या है, इन सारी चीजों की से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस है वो होने चाहिए आपके प्रिपेयर। मैं एक और बताता हूँ आपको फॉर एग्जांपल आपको आदिवासी के ऊपर रिसर्च करना है, ट्राइबल्स के ऊपर रिसर्च करनी है, एनवायरमेंटल हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करना है। वहाँ पे ना आपको जामिया के अंदर जब आप फैकल्टी के बारे में पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये इस टीचर ने इस पर आदिवासी पे रिसर्च कराई हुई है, इन्वायरमेंट पे रिसर्च कराई हुई है, वुमेन्स पे रिसर्च कराई हुई है। तो उनके पास आपको जाना है। आप किसी भी फैकल्टी के पास रैंडम जाके वहाँ पे मत बोल देना कि अच्छा भाई मेरे को इस पे रिसर्च करनी है। वहाँ पे चूज करके जाना और वो मिल जाएंगे, इजीली अप्रोचेबल होते हैं। क्योंकि आदिवासी पे समर रिजवी सर ने कराई हुई है, एंड मेंटल हिस्ट्री पे ये एक मैम है मेघा मैम, तो उन्होंने कराई है। हाँ, अप्रोचेबल होते हैं। ये डरना भी मत कि वो अप्रोचेबल नहीं होंगे, अपना आप आराम से बात करना, अप्रोचेबल होंगे वो। जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सर मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस है। जैसे सर पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि मेजर सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल साइंस, इसके एलिट सब्जेक्ट भी है, आईआर है सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी गवर्नेंस है। तो कई बार क्या होता है मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डाइवर्स होता है। जैसे कि सर अभी मैंने रिसेंट में ब्रिक्स कंट्रीज़ का और ये सेंट्रल एशियन रशियन स्टडीज़ का सर मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया, तो मुझे समझ में आया, अच्छा लगा। मुझे लग रहा कि हाँ स्कोप है, तमाम एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ पर, रशियन कल्चर पर सर काम किया जा सकता है। एंड सेम टाइम सर मेरा इंटरेस्ट पॉलिसी एंड गवर्नेंस में भी है तो सब पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट, पर अब दोनों अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है और मन करता है दोनों को प्रपोजल लेके जाऊँ। सर बता रहे कि एक प्रपोजल के लिए मतलब अचानक से बन भी नहीं जाना सर, उसके लिए महीने भर मेहनत करनी है दो में। तो इस चीज़ को कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि जैसा चांस ये भी बना रहे कि दो में से कोई ना कोई एक मिल जाने, पता लगा दोनों छूट जाए। देखिए इसमें ना अश्विनी सर ने जो बात बोली थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर देयर रिसर्च एरियाज कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं। ओके, इट्स नॉट व्हाट यू वांट, व्हाट दे वांट, बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव यू एडमिशन। तो उनको चाहिए कि उनको एक प्रोडक्ट चाहिए। ओके, यू आर अ प्रोडक्ट फॉर देम, जिसको वो बाद में रेप्लिकेट करेंगे कि हमने इतनी PhDs करवाई है, हमारे यहाँ से इतना रिसर्च हुआ है। सो जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है वो एडमिशन उसी हिसाब से देती है कि हमारे यहाँ से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। अगर आप उनके पास वो टॉपिक लेके जाओगे वो उनके रिसर्च एरिया से रिलेटेड नहीं है, तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलेंगे, आपके डिपार्टमेंट पे जाइए, फॉर एग्जांपल JNU, तो JNU में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट या फिर IR डिपार्टमेंट, उसमें प्रॉपर रिसर्च एरियाज लिखे हैं कि अगर वो कोरियन स्टडीज़ भी करवा रहे हैं या फिर कोई भी जो भी एरियाज है उनके, फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशियन की स्टडीज़ है जो भी है, ठीक है। सो वो अब ऐसे फॉर एग्जांपल आपका IR का इंटरेस्ट है, गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप 2 प्रपोजल में वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक प्रपोजल में मतलब 1 by 1 कीजिए, ठीक है। एक 6 महीने का टाइम लीजिए, एक प्रपोजल में वर्क कीजिए, उसके हिसाब से सिलेक्टिवली यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए और वहाँ पे अपना प्रपोजल पुटअप कीजिए और इंटरव्यूज दीजिए। फिर लगता है कि अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं होता है तो यू कैन स्विच फॉर द प्रपोजल, कोई दूसरा स्ट्रीम ढूंढिए और उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज। अब वो डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं दूसरे काम में तो एक साथ 2 प्रपोजल में भी काम कर सकते हैं, या फिर सीधे कि 6-6 महीने का गैप ले लीजिए और हिसाब से। एक्सेक्ट, मैं इस पे क्लैरिफाई कर देती हूँ बिकॉज मैं भी PhD कर रही हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर जैसे बहुत सारी सब ब्रांचेस होती हैं। अभी NEP के बाद में और जो जब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आ गई है तो आप दूसरे एरियाज में जा सकते हो। सबसे मेन मोटिव क्या है, PhD जस्ट फॉर द सेक ऑफ PhD तो नहीं करनी है आपको कि डॉक्टर चाहिए और वो करना, आपको करियर बनाना है, अकेडमिक्स में जाना है। तो जो ये नए सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, एक्चुअली अभी इनका स्कोप उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो IR वगैरह में आप, IR इज़ अ मेजर फील्ड, क्योंकि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में भी जाते हो, जैसे JNU में भी जाओगे, बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हो, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस आपको वहाँ पे IR का डिपार्टमेंट मिल ही जाएगा। तो ये थोड़ा वाइडर ब्रांच है IR देखोगे। जबकि पॉलिसी मेकिंग का अगर आप उस पर प्रपोजल बनाओगे, दे वुड बी वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज जो कि इसको एज अ सेपरेट ब्रांच उन लोगों ने क्रिएट किया होगा। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगी जो या फिर आपके रिसर्च सेंटर्स होते हैं वो इस पे काम करा रहे होंगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाते हो तो आप उसमें जैसे थिंक टैंक्स वगैरह होते हैं उसमें अपना करियर स्कोप परस्यू कर सकते हो। बट अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे तो अभी उसका स्कोप उतना डेवलप नहीं हुआ है, उसका सेपरेट डिपार्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड देन जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कई जगह पे पोस्ट निकलती है तो उसकी स्क्रीनिंग होती है, क्राइटेरिया होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस मेन डिपार्टमेंट में जो पोस्ट निकली हुई है तो उसमें किस डिपार्टमेंट का बच्चा अप्लाई कर सकता है वो सिलेक्टिव होता है। जैसे पॉल साइंस में करना है तो सोशलॉजी का बच्चा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और IR का ही कर सकता है। ऐसे हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है। तो अगर इसमें आप पब्लिक पॉलिसी में करोगे तो वो आप मेजर, क्योंकि दिस इज पॉलिटिकल साइंस मेजर, आप उसके अंदर पब्लिक पॉलिसी इज अ सब ब्रांच, वो उसका सिर्फ एक टॉपिक है, उसमें स्पेशलाइजेशन कर लिया तो यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू
टीच स्टूडेंट्स लार्जर वाला पोर्शन, मतलब पॉलिटिकल साइंस की बाकी थ्योरीज। बल्कि आईआर जो है वो उसके आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट भी मिल जाएंगे करियर वाइज, आप देखोगे बहुत यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। उसके आप फिर फॉरेन जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं उनके आप कंटेंट राइटर वगैरह बन सकते हो। फॉरेन जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंदर बहुत रिसर्च एसोसिएट्स वगैरह की ब्रांचेज होती हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। रिसर्च एसोसिएट किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो, तो वहाँ पे करियर पर्सपेक्टिव से स्कोप बहुत वाइडर है अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए। तो आपको करियर के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ ज़्यादा देखना इंपॉर्टेंट है। इन कंपैरिजन पॉलिटिकल साइंस और आईआर दोनों में से कौन सा बेहतर होगा जिनको कुछ ज़्यादा पीएचडी के बारे में आइडिया नहीं? देखो पॉलिटिकल साइंस अब बहुत जिन यूनिवर्सिटीज़ में ना आईआर इज़ अ न्यू ब्रांच, तो अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो ट्रेडिशनल थीम पे चल रही हैं उनमें पॉलिटिकल साइंस मेजर डिपार्टमेंट है। बट जो जो यूनिवर्सिटीज़ आगे स्पेशलाइजेशन करते जा रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर से जो मेन डिस्कोर्स निकला है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। सेकंड, अभी आप देखोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहले जेआरएफ नहीं होता था, नेट का एग्जाम नहीं होता था। अब दिस इज द सेकंड अमर्जिंग डिस्कोर्स जो कि 1990s के बाद से आप देख रहे हो कि नया अमर्ज होके आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी चौथा आप अगर नाम लेना चाहोगे व्हाट वुड बी द फोर्थ वन, उसका कोई नाम निकल के नहीं आता है। तो अगेन मैं यही बोलूंगी कि पॉलिटिकल साइंस तब भी मेजर चीज़ है अगर आप उसमें मेन कर लेते हो। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपने ऑनर्स किया हुआ है, मास्टर्स भी, ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो आपके पास में फिर आगे स्कोप खुले रहते हैं। आप चाहो तो आईआर में भी जा सकते हो, चाहो तो उसमें भी। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में जब असिस्टेंट प्रोफेसर का क्राइटेरिया आता है तो ये एक उसका एक आप लगा लो छोटा भाई बहन ही माना जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आईआर। तो अगर आपने आईआर में भी स्पेशलाइजेशन किया हुआ है तो बहुत सारी जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती है ना तो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि उनको किस सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए होता है। पेपर होते हैं क्योंकि 10 यूनिट होती हैं। तो आप अगर आईआर में भी किया हो और कहीं पे वो पोस्ट आई हुई है उसमें भी आप जा सकते हो, और मेजर पॉलिटिकल साइंस में भी आप जा सकते हो। तो वहाँ पे वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में उसका अलग डिपार्टमेंट होता है, बट अभी भी आईआर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लार्जर पॉलिटिकल साइंस का पार्ट कंसिडर किया जाता है। मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा तो प्लान बी है, तो मुझे उस पे ज्यादा वर्क नहीं करना है, जस्ट तो फिर आप यू गो फॉर आईआर, क्योंकि उस पे ना आपको बहुत रीसेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा उस पे करने के लिए, तो यू गो फॉर आईआर। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता हाँ, आईआर के लिए जाओ क्योंकि उसमें रीसेंट चीजें होती रहती है, न्यू चीजें होती रहती है, तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑलरेडी कंटेंट भी बहुत अवेलेबल मिलेगा आपको, तो ढूंढने में उतना डिफिकल्टी नहीं होगी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जेआरएफ के लिए हम अभी पीएचडी के लिए हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमें जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे जॉब चाहिए होती है, तो उस इंटरव्यू में वो क्या स्पेसिफिक देखते हैं? मैंने खुद 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। इससे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ाती थी, आप मैम से भी पूछ सकते हैं। मैम ऑल्सो पहले अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो बट मैं पहले अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन। एक तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि दो आपके कोई जैसे 10 यूनिट होती हैं, आप कौन से सब्जेक्ट से हैं? अच्छा, एजुकेशन से, तो मैम ज़्यादा आंसर करेंगी बेटर तरीके से। अगर आप चाहते हैं अभी किसी भी जगह पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, वन इज़ NEP 2020। आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड NEP 2020 की बेसिक रिकमेंडेशंस पता होनी ही चाहिए। सेकेंडली द थिंग इज़ कि अगर हम मैं स्पेसिफिक एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन की फील्ड में NCF जो करिकुलम फ्रेमवर्क्स आए हैं 2022-23 उनके लेकर कि आपका क्या इंक्लिनेशन है। अगैन दिस गोज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट बिकॉज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर सब्जेक्ट वाइज उन्होंने करिकुलम चेंजेस उसमें एड्रेस किए हैं। तो स्पेशली अगर आप किसी भी फील्ड से, चाहे ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स या फिर साइंस बैकग्राउंड, अब तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए बिकॉज दीज आर सम प्रोमिनेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। थर्डली कि अगर आपने PhD कर लिया है या आप अप्लाई कर चुके हो तो आपके टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। इवन अगर आप कहते हो कि हम अभी कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, इवन देन दे विल आस्क यू कि आपने टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, व्हाट कुड बी द रिजल्ट्स, इम्प्लीकेशंस, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी PhD आपको हेल्प आउट करेगी। एंड नॉट टू फॉरगेट योर कंटेंट, योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बट द बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं फिलहाल, मतलब अगर मैं स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, रिसेंटली द टॉपिक इज NEP 2020 करिकुलम फ्रेमवर्क एंड हाउ मच यू आर इन सपोर्ट ऑफ द NEP 2020, योर रिमार्क्स ऑन दैट। तो वो कोई भी आपको कोट्स दे रहे हैं, स्पेशली पुट अप कर रहे हैं जो NEP में लिखी है, एंड दे आस्क यू हाउ मच यू अग्री और डिसअग्री विद इट। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर पुट फॉरवर्ड।
वहाँ पे। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन हो सकती है कि जब आप जो आपने मास्टर्स किया है, मास्टर्स से भी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके उठाए जाते हैं कि आपका जो मास्टर्स है उसमें से आपने किस टॉपिक को कनेक्ट करते हुए अपने पीएचडी का थीम बनाया है, या फिर अगर हम कहें कि जो आपके करिकुलम है, आपका सिलेबस जो है यूजी और पीजी का जो सिलेबस रहता है उसके बारे में भी पूछा जाता था कि आप कितने कनेक्टेड हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम देने के लिए आए हैं तो वहाँ पर आप कॉलेज लेवल के सिलेबस से आप कितना कनेक्टेड हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आपको गो थ्रू होके जाना चाहिए। एक और चीज़ अभी आप देख रहे होगे डीयू वगैरह में या एनईपी आने के बाद में वैल्यू एडिड पेपर शुरू कराए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है अभी इंटरव्यूज़ के अंदर कि अगर आपको चांस मिले, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड और आपको कोई 2 वैल्यू एडिड पेपर शुरू कराने हो तो आपको कौन से घेरा के जाओगे, क्योंकि ये नई चीज़ें हैं जो एनईपी के बाद आ रही हैं। तो उस पर तो आप एक एक क्लॉज, एक एक पॉइंट, और आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आप उस पर कैसे इनिशिएटिव ले सकते हो, कैसे करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हो, कौन से पेपर स्टार्ट करा सकते हो, वो सारी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट। फील्ड में तो आपको वैसे भी मालूम है कि हम लोगों को करिकुलम एक प्रॉपर यूनिट है। सो लाइक इफ दे आस्क यू कि इस समय जैसे एनईपी कहता है कंस्ट्रक्टिविज्म की पेडागोजी, लर्नर सेंटर्ड, व्हाट एग्जैक्टली आप कैसे करोगे। आपको जितने भी हमारे फिलोसोफर लाइक जॉन डूई, बिकॉज लर्निंग बाय, इस समय हमारे जो नया एनईपी आया है, नई एनसीएफ आया है, उसमें कृष्णमूर्ति जी के बारे में हाईलाइट किया गया है, दोबारा से कृष्णमूर्ति जी को एम्फोसाइज किया गया है, विवेकानंदा जी को। तो उनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज हम फिलोसफी भी पढ़ते हैं उनकी, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। मतलब आई मीन एनईपी 2020 एंड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क शुड बी द कोर एरियाज यू शुड फोकस। मतलब मेरे को ऐसे आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको शायद ये भी नहीं मालूम कि नया एनसीएफ लॉन्च हो गया है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में तो वी मेक यू स्टडी बिकॉज एजुकेशन में वो पार्ट ऑफ द सिलेबस है, बट अदर सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स इसको बहुत निगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज इतनी अवेयरनेस नहीं रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अगर आपकी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करूँ, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एंड देन वी हैव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली में ये 3 प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। एंड इवन जामिया में आप चले जाओ तो ये है, मतलब पूछा जा रहा है। मैम वन मोर थिंग कि जैसे हमें वैकेंसीज का कैसे पता चले, गवर्नमेंट का तो पता चलता है बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का देखो थोड़ा अभी डिफिकल्ट जो होता है। अगर आपने अपना प्लीज़ लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए, लिंक्डइन पर अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी वो डालते हैं। अदरवाइज मेक इट अ हैबिट लाइक ऑन वीकली बेसिस, नहीं तो एटलीस्ट इन 15 डेज यू शुड चेक द वेबसाइट्स। लिख लो जो वेबसाइट है वो आप स्टार कर लो, अपने उसमें बुक मार्क कर लो, तो एनी हाउ आपको ओपन करना पड़ेगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे डोंट इवन गिव इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर्स की अगर मैं कहूँ। बट लिंक्डइन पे अब अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स को फॉलो कर रहे हैं, मिलते जुलते कोई भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब वो ज़्यादा एक्टिव है अगर आप नोटिस करेंगे। एंड इंस्टाग्राम पे आप लोग इनके पेजेस को फॉलो कीजिए, वो डालते हैं। एंड डू चेक आउट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेबसाइट बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काफ़ी टेंडर्स और प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं रिसेंटली। एनसीईआरटी की वेबसाइट्स को चेक करो, वहाँ रिसर्च एसोसिएट्स और असिस्टेंट्स की एम्पल नंबर ऑफ जॉब्स हैं, खासतौर पे आपके दूसरे सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशोलॉजी। इनफैक्ट एजुकेशन में मैंने फिर भी कम देखा है रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च एसोसिएट, क्योंकि अभी आप लोगों की एनसीईआरटी की करिकुलम बुक्स जो बन रही हैं उन पे रिसर्च चल रहा है, वो भी ट्राइबल एरियाज, आदिवासी और सब जगह। तो आप लोगों को एज मिलेगा जो अदर साइड ऑफ द स्कूल करिकुलम में, क्योंकि इस समय वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। सर मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है वो इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, बट सर अभी जैसे मैं रिसर्च प्रपोजल चेक कर रहा हूँ एक्सेप्ट हो रही है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें मोस्टली जेंडर, कास्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब चीज़ों से ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहा है। तो सर क्या मैं अगर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाता हूँ तो क्या मेरा चांसेस कम हो जाएंगे क्या पीएचडी के? क्योंकि फॉर एग्जांपल जेएनयू में एक अलग ब्रांच है बट डीयू में नहीं है या जामिया में नहीं है, तो इस कारण ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे बस एक ब्रांच के अराउंड डिस्ट्रिक्ट होगा मैं? डेफिनेटली वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो मैंने आई गेस लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था कि इंटरेस्ट एरिया आपको यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा। जैसे आपने खुद ही बोला जेएनयू में वी हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट, सो वहाँ पे आपके प्रपोजल के एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है इन कंपैरिजन इन अगर आप डीयू में जाते हैं तो बिकॉज दे हैव टू लेट्स से टेक द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड। ओके, सो वो 2-3 बच्चे आईआर के भी ले लेंगे, 2-3 बच्चे किसी पब्लिक पॉलिसी के भी ले लेंगे, 2-3 बच्चे थ्योरी के ले लेंगे। सो वहाँ पे डेफिनेटली चांसेस कम होते हैं। सो आई वुड से अगर आप आईआर को बिल्कुल प्रायोरिटी बना के चल रहे हैं तो यू हैव टू लुक फॉर दोज यूनिवर्सिटी जहाँ पे आईआर का स्पेसिफिक आपका ब्रांचेस हैं। सो वहाँ पे आपके चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट बाकी जगह फिर ऑब्वियसली बात है कि फिर वो एक बस लकी है, लकी अगर हाँ ठीक है पसंद आ गया प्रपोजल तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई वैसे सेट क्राइटेरिया है नहीं हाँ, कि सिर्फ जेंडर और कास्ट के बेसिस पे हो हाँ, रहा है। ये पर्सनली मतलब आपको लगा अभी टॉपिक जेंडर, हाँ टॉपिक की बात कर रही हूँ, वो दैट डिपेंड्स अपॉन कि देखो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होगा उसके अंदर 4
रिसर्च स्कॉलर होते हैं, एसोसिएट के अंदर 6 होते हैं, प्रोफेसर के अंदर 8 होते हैं। तो हर साल जितने स्कॉलर्स जाते जाते उनके अंदर सीट्स खाली होती जाती हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी टीचर का स्पेशलाइजेशन आईआर है, और जैसा आपके हिसाब से अगर बोले कि वो जेंडर या कास्ट ले रहे हैं तो वो कैसे पॉसिबल ही नहीं है ना। मैम जैसे मैंने अभी जामिया का चेक किया था, 10-15 लोग जो सिलेक्ट हुए थे सबके ऑलमोस्ट ऐसे ही टॉपिक थे। देयर आर पॉसिबिलिटीज कि अभी इस वाले टर्म में जो टीचर्स होंगे जिनके अंदर से काफी बच्चे निकले होंगे उनका स्पेशलाइजेशन होगा, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज। बट आईआर के मतलब जिस डिपार्टमेंट से मैं कर रही हूँ 3 टीचर आईआर के, वहाँ पे ज्यादातर आप स्टूडेंट्स देखोगे सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जेंडर पे, कास्ट पे, अदरवाइज सारे स्टूडेंट्स आईआर पे कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि क्योंकि अभी एक टर्म में अभी उनके अंदर जेंडर कास्ट वाले गए, तो ऐसा 4-5 साल बाद एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें वो सारे बच्चे एक साथ निकलेंगे, तो उस साल भी आप देखोगे जेंडर और कास्ट वाले ज्यादा सिलेक्ट होंगे फिर से। तो वो पॉसिबिलिटी, आप टीचर का स्पेशलाइजेशन देखो, वरना ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी जैसे ही नेट हो जाता है तो एक जितने भी इन्वायरमेंट में लोग हैं वो ये कहते हैं कि पीएचडी बहुत मुश्किल होगा जब तक आपका अप्रोच नहीं है, जब तक आपका नोन में नहीं है कोई, तो सर इस डायलेमा को कैसे ओवरकम करना है? क्योंकि ये भी तो नहीं कर सकते हैं सर कि डायरेक्ट टीचर के पास जाएं और प्लीज़ आप मेरे एक्सेप्ट कर लो मेरा ये, अगर मेरा अप्रोच नहीं है उस केस में क्या करना है? अप्रोच वाला एस्पेक्ट ठीक है, लगता है बहुत सारे लोग बोलते हैं, डेफिनेटली है भी इंडिया में इम्पैक्ट उसका, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स, ओके, दो मतलब जो अभी जैसे अभी कल परसों अभी जो आपका जो जामिया का रिजल्ट आया, यहीं से जेआरएफ निकले हुए स्टूडेंट जो हैं 3-4 स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एडमिशन लिया है। सुचित्रा है, उनका पीएचडी एडमिशन हुआ है, कोई अप्रोच नहीं है। सो अप्रोच कहीं ना कहीं चलता है थोड़ा बहुत, वो पर ये है कि अगर 100% एडमिशन में से 70% एडमिशन जेन्युइन ही होंगे। 3-4 एडमिशन ऐसे होते हैं कि भाई कोई एमफिल का स्टूडेंट है, फैकल्टी का पहचान का बच्चा है, थोड़ा बहुत तो चलता है, अब ये इंडिया है, ठीक है, बट 70% एडमिशन जो होंगे वो आपके डेफिनेटली जेन्युइन होंगे। एंड प्रपोजल क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने प्रपोजल पे कितना स्ट्रिक हो, कितना अच्छा है आपका प्रपोजल और कितना उस पर वर्क किया आपने, और वही आप इंटरव्यू के टाइम कितने अच्छे से प्रेजेंट किया आपने। ओके, अगर आपका कन्विक्शन लेवल अच्छा है इंटरव्यू में तो डेफिनेटली, और उनको पसंद आ रहा है और उनके हिसाब से है वो, उनके रिसर्च एरिया के हिसाब से, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डेफिनेटली फेलियर्स होंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं भी अपने स्टूडेंट्स को देखूँ कि लाइक लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स आए थे उनमें से 2-3 ऐसे जो जेएनयू में, लाइक आई गेस जो लास्ट टाइम हम लोग ने इंटरव्यू करवाए थे उसमें से 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो जेएनयू में पिछली बार उनका फेल हुआ था, नहीं हुआ था, बट इस बार जेएनयू में वो पीएचडी का एडमिशन लिया है। सो होता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब अच्छे से। लास्ट जो मैंने क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ा है 5 स्टूडेंट्स का हुआ है विदाउट एनी अप्रोच, पीएचडी में एडमिशन हुआ है। मैंने खुद 2 ही यूनिवर्सिटी में दिया था, आई हैड नो अप्रोच, मेरा दोनों यूनिवर्सिटीज में हो गया था, आई हैड चॉइस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रोच पे ही होता है, आपको अपने प्रपोजल को, मतलब उसका एक पॉइंट, अगर आप एक वर्ड भी यूज कर रहे हो ना प्रपोजल में, आपको वो पता होना चाहिए डिटेल में वो वर्ड कहाँ से क्या आया। तो अगर आप उतना क्लैरिटी है प्रपोजल की, फिर वो मतलब ऐसा नहीं है कि अप्रोच ही चाहिए आपके। अप्रोच नहीं, आप रेगुलर विजिट जरूर करिए जहाँ पर भी अगर आपको है कि मुझे लेना है, आई वांट टू, दैट्स योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, मेक श्योर एटलीस्ट यू गो 2-3 टाइम्स, जाओ वहाँ पर फैकल्टी से मिलिए, बिकॉज योर फेस विल बिकम फेमिलियर टू देम, सो इट विल बी ईजी। अच्छा, मैं आपको अगर अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने हनीत गांधी मैम का नाम सुना होगा, तो शी वॉज वेरी वेलकमिंग। उन्होंने हमें एटलीस्ट बोला कि प्रपोजल लाइए, उन्होंने चेक करा, गो थ्रू करा, एंड शी एक्चुअली गिव ऑल्सो सजेशंस कि आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपको ये है कि वहाँ आपको वेट करना पड़ सकता है, आपको 2-3 बार जाओ और आपको नहीं मिलेंगे, बट 4th टाइम वो आपको फिर मिल जाएंगे। सो दीज आर सम इश्यूज जो आएंगे, बट फेमिलियर होने से आपको एक बेनिफिट ज़रूर मिलता है। आप उसको मेंशन कर सकते हो अपने रिसर्च प्रपोजल में भी कि आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्टडीज़, एंड आप मेंशन कीजिए, वेबसाइट्स के लिंक्स दीजिए कि यहाँ पर जितना भी है, जैसे मैम ने कहा अदर रीजन में हुआ है, सो आई वांट टू डू द सेम thing on this particular region, which is still not under observation or which is not just still not touched yet.